distinguish between internal trade and external trade. Now ये जो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तुमको एग्जाम में कम से कम 10 पॉइंट लिखने हैं, 5 में से 5 मिल जाएगा। मैंने 13 पॉइंट्स दिए हैं और एंड में ये जो डिस्टिंग्विश का एक्सप्लेन करने के बाद मैंने एक स्टोरी बनाया है, नासिक टू राजस्थान जो कि ऑनियन सेल है, उस पर एक स्टोरी बनाया है। तुम्हारे 13 के 13 पॉइंट्स इंस्टेंटली हो जाएंगे ये एक्सप्लेनेशन के बाद। तो एक एक करके शुरू करते हैं। इंटरनल ट्रेड क्या है? जब बायर, व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स आर बोथ फ्रॉम द सेम कंट्री, फॉर एग्जांपल बायर राजस्थान में, सेलर महाराष्ट्र में है, शुरुआत और अंत भारत में ही होता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में when the buyers and sellers are from different countries, we call that as foreign trade. Example, onions यहाँ से बेच रहे हैं अमेरिका, तो ये क्या माना जाएगा? फॉरेन ट्रेड। दूसरा, इंटरनल ट्रेड का एक और नाम क्या है? होम ट्रेड। और एक नाम क्या है? डोमेस्टिक ट्रेड। अच्छा, फॉरेन ट्रेड का एक और नाम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड। और एक नाम क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है। ज्योग्राफिक स्कोप, इंटरनल ट्रेड में ज्योग्राफिक स्कोप जो इंडिया का मैप है उसके भीतर ही ट्रांजैक्शन होगा। तुम जम्मू से चेन्नई बेचो तो भी चलेगा। ज्योग्राफिक स्कोप मतलब गुड्स बाउंड्री क्रॉस नहीं करता, और फॉरेन ट्रेड में गुड्स बाउंड्री क्रॉस करेगा क्योंकि दो या ज्यादा देशों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। करेंसी, इंटरनल ट्रेड में तुम पेमेंट कौन से करेंसी में करोगे? तुम इंडियन रुपीस में करोगे, इंडिया रहा तो। फॉरेन ट्रेड में तुमने अमेरिका से हार्ले डेविडसन खरीदा, 1901 को शुरू हुई थी कंपनी, तो वो लोग पेमेंट कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? डॉलर्स में। तो यहाँ से रुपीस कन्वर्ट होकर डॉलर्स में वहां पे जाए। तो फॉरेन ट्रेड में पेमेंट कैसे होगा? फॉरेन करेंसी में होगा। इंटरनल ट्रेड में पेमेंट कैसे होगा? इंडियन करेंसी में होगा। गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, नाउ विद इन द स्टेट, विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया रेस्ट्रिक्शंस कम रहेगा। फॉरेन ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा रहता है, अलग अलग। तुम जैसे राइस, इंडिया 40% वर्ल्ड का राइस कंट्रोल करता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बैन लगाया। ऑनियन यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा होता है, अमेरिका में होता है, मलेशिया में होता है, लेकिन जब देश में कम पड़ता है तो गवर्नमेंट उसमें बैन लगा देता है। शक्कर में कोटा सिस्टम रहता है कि इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तुमको किलो पे या टन पे कोटा सिस्टम रहता है। हर कंपनी का कोटा अलग अलग रहता है, वो कोटा पूरा होने के बाद तुम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो इंटरनेशनल लेवल पे रेस्ट्रिक्शंस बहुत है, मतलब फॉरेन ट्रेड में रेस्ट्रिक्शंस काफी है। इंटरनल ट्रेड में तुमको जितना है बेचना है बेचो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेस, अच्छा इंटरनल ट्रेड में टैक्सेस कम है, लेकिन फॉरेन ट्रेड में टैक्सेस बहुत ज्यादा। मैं तुमको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। इंडिया का ऑटोमोबाइल मार्केट 7,80,000 करोड़ है, उसमें से 3.5 लाख करोड़ 50% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मार्केट में। कमर्शियल व्हीकल्स में अपन वर्ल्ड नंबर 7 है। आ रहा समझ में? भारत को जीएसटी मिलता है महीने का 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ मिलता है गवर्नमेंट को। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? ऑटोमोबाइल सेक्टर करता है। लेकिन जीएसटी का मैक्सिमम रेट क्या है? 28%। अच्छा, तुमने यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अबव $40,000 टेस्ला का इंपोर्ट किया तो टैक्स रेट इज 100%। ठीक है ना? और 40,000 से कम है तो आई थिंक 60%। टैक्स रेट वेरी होते रहता है, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे टैक्स रेट ज्यादा है। और तुम इंपोर्ट करोगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, काउंटर सीवीडी लगेगा, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगेगा, टैक्सेस ज्यादा और रेट भी ज्यादा है। डोमेस्टिक पे जीएसटी के 5 ही रेट है, क्या है? 0, 5, 12, 18 और 28। ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इंटरनल ट्रेड ज्यादा देगा कि एक्सटर्नल ट्रेड? सीधी बात है, वॉल्यूम क्वांटिटी इंटरनल ट्रेड का ज्यादा है। 2 लाख करोड़ का अपना नेशनल इनकम, और एक्सपोर्ट कितना है? 40 लाख करोड़। इंपोर्ट कितना है? 60 लाख करोड़। तो तुम देखोगे तो इंटरनल ट्रेड का वॉल्यूम ज्यादा है और एक्सटर्नल ट्रेड का वॉल्यूम कम है कंपैरिजन में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मैंने बताया था। डोमेस्टिक ट्रेड में, मैं प्याज का लाइव एग्जांपल ले रहा हूँ, ट्रक से भेजोगे तो 2.5 रुपया पर किलो लगता है, ट्रेन से भेजोगे 5 रुपया पर किलो लगता है, सॉरी, ट्रेन से 2.5 रुपया पर किलो। लेकिन पूरे इंडिया में कितना 1000 किलोमीटर भी रहा तो भी जर्नी में फ्यू थाउजेंड्स लगेगा। लेकिन तुमको कंटेनर भर के अमेरिका भेजना है तो कंटेनर का ही 2-2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख तो मिनिमम लगेगा, और इट कैन गो टू 3 लाख रुपीज। अच्छा, कुछ वीडियोस में मैंने 2 लाख बोला क्योंकि प्री कोविड 2 लाख था, अभी सडनली इंटरनेशनल रेट्स बढ़ गए ना,
तो अभी 2.5-3 लाख रुपया हो गया कंटेनर। सो इंटरनेशनल लेवल पे तुमको यही कंटेनर 3 लाख का एरोप्लेन से भेजना है तो इट विल कॉस्ट यू 15 लाख रुपीज पर कंटेनर, इतना कॉस्टली है इंटरनेशनल लेवल पे। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, लेबर और कैपिटल विद इन इंडिया इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या मूव कर सकते हैं। कोई भी मजदूर इंडिया में कहीं पे भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉरेन जाना हो तो तुमको पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, वहां के कायदे लगेंगे। आज अमेरिका में वीजा, अमेरिका में टूरिस्ट वीजा कम से कम कितना दिन का वेटिंग है? 700-800 दिन के ऊपर का वेटिंग है। मतलब तुमको अमेरिका जाना है टूरिज्म के तौर पर, 2 साल का वेटिंग है कम से कम। आ रहा समझ में? इतना ज्यादा वेटिंग। कैपिटल, अच्छा कैपिटल में इंडिया में तुम कितना भी निवेश करो, लेकिन इंडिया के बाहर निवेश करना है तो रेस्ट्रिक्शन है। तुम दुबई में घूमने जाना चाहते हो जाओ, लेकिन गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन है, 20 लाख के ऊपर तुम कन्वर्टेबल इंटू डिरम्स नहीं लेके जा सकते। हर देश के कायदे हैं। तुमको अमेरिकन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है करो, बट 50 लाख रुपए का लिमिट है। आ रहा समझ में? लिमिट्स है फॉरेन लेवल। इंडिया में कोई लिमिट्स नहीं, तुम पूरा करो। यस, दुबई के कोई ऐसे होटल है जिससे कितना बहुत ज्यादा तो उसमें पे कितना किराया 10 लाख रुपए, तो लेकिन करेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके जाना है तो उतना, वो क्रेडिट कार्ड पे कर लेगा, लेकिन तेरे को करेंसी लेके जाने के लिमिटेशन है। इन्वेस्टमेंट बाहर करना है तो उसके लिमिटेशन है। वो है उतना परसेंट इंटरेस्ट। नहीं नहीं, करेंसी की बात करें, इंटरेस्ट जाने दे। मैं रुपीस की बात कर रहा हूँ। तेरे को फिजिकल कैश लेके जाना है, डिरम्स 20 लाख के ऊपर नहीं ले जा सकते। वहां का स्पेंडिंग अलग है, लेकिन करेंसी इंडिया से जो जाएगा डिरम्स कन्वर्ट करके, हर एक देश का ऐसे लिमिटेशन है, तो अनलिमिटेड करेंसी नहीं लेके जा सकते। वहां का स्पेंडिंग तेरा स्पेंडिंग है, बट इंडिया से बाहर जाने का करेंसी में लिमिटेशन है। देश टू देश लिमिटेशन है। वहां 20 लाख, कुछ जगह पे 50 लाख होगा, कुछ जगह पे 10 लाख भी हो सकता है। वो जाने से पहले तुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या लिमिटेशन है। करेक्ट? ओके, आगे बढ़े। एक्सटेंट ऑफ रिस्क, डोमेस्टिक लेवल पे रिस्क क्या है? काफी कम है, बट इंटरनेशनल लेवल पे अभी यहां से श्रीलंका जाने के लिए शिप को 3 दिन लगेगा, सिंगापुर 8 दिन लगेगा, अमेरिका नॉन स्टॉप 25 दिन, रुक रुक के 55 दिन। समुद्र में तूफान, कितने सारे रिस्क होते हैं। फिर इंटरनेशनल पे अभी बीच में एक प्लेन पे मिसाइल दागा था ना, एक बुलेट 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 गया था, एक आदमी को चेहरे पे घाव हुआ था। इंटरनेशनल लेवल पे रिस्क बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल रिस्क है, वॉर के रिस्क है, प्राइस चेंजेस के रिस्क है, इंटरनेशनल लेवल पे रिस्क ज्यादा है। इंडिया बहुत स्टेबल है वर्ल्ड के। देखो अमेरिका में शेयर मार्केट कैसे गिर रहा था, लेकिन इंडिया कैसे स्टेबल है। तो रिस्क डोमेस्टिक ट्रेड में कम है, फॉरेन ट्रेड में बहुत सारे जियो पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग, मैंने तुमको बेस्ट एग्जांपल दिया था, यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, वहां पे क्लिक पर 1000 इंडिया में कितना रहेगा? अभी तो और डाउन है, 125-150। वही अमेरिका में 1200-1400, मेक्सिको का वही रेट है। सो इफ यू चेक आउट कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग जो यूट्यूब में तुम करना चाहते हो, तो 10 टाइम्स रेट है एज कंपेयर टू व्हाट विल हैपन इन इंडिया। सो कॉस्ट ऑफ फॉरेन लेवल पे एडवर्टाइजमेंट भी बहुत कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू इंडिया। करेक्ट? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन। इंटरनल ट्रेड को 2 भाग में कौन सा बांटा है? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। और इसको होलसेल मतलब जो मैन्युफैक्चरर से खरीद के रिटेलर को बेचता है, रिटेल जो होलसेलर को खरीद के कस्टमर को बेचता है, कंज्यूमर को। एक्सपोर्ट एंड फॉरेन ट्रेड को 3 भाग में। एक्सपोर्ट इंडिया तो अमेरिका ऑनियंस गया, इंपोर्ट सऊदी अरेबिया से क्रूड ऑयल ना, पेट्रोलियम, वो इंडिया में आया, करीबन 8 लाख करोड़ का अपन पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं। एंट्रीपॉट, क्रैनबेरी अमेरिका से खरीद के श्रीलंका में बेचा, दैट इज एंट्रीपॉट, एक देश से खरीद के दूसरे देश में। इसका क्लासिफिकेशन था। एग्जांपल, सेलिंग ऑफ ऑनियंस फ्रॉम महाराष्ट्र टू राजस्थान, एक्सपोर्ट ऑफ ऑनियंस फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। आया समझ में? अब मैंने तुमको बोला था ये सारे के सारे पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा। कभी भी डिस्टिंग्विश रहा तो पहला पॉइंट मीनिंग, डेफिनेशन, आल्सो कॉल्ड एज, आखिरी पॉइंट एग्जांपल, इकोनॉमिक्स रहा तो शेड्यूल, ग्राफ्स, कर्व्स, ऐसा कर देता है। सो तुमको पहले 2 पॉइंट तो ऑटोमेटिक है, मीनिंग, अच्छा डेफिनेशन रहा तो तुम डेफिनेशन भी लिखोगे, वरना आल्सो कॉल्ड एज भी, ये ऑटोमेटिक पॉइंट्स है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसका मैं तुमको स्टोरी बताऊंगा। नाउ मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, जयपुर का एक व्यापारी है, उसको नासिक से प्याज खरीदना है। नासिक में लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, तो वो इंक्वायरी करता है। ज्योग्राफिक दो स्टेट्स है, आ रहा है ना समझ में? सो राजस्थान इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, आई थिंक इट इज 10.3% इंडिया का एरिया है। तो वहां पे एक व्यापारी नासिक वाले को, व्यापारी को बोलता है कि मुझे कांदा खरीदना है, प्याज खरीदना है। नासिक वाला बोलता है तुझे पेमेंट
डोमेस्टिक करेंसी में देना पड़ेगा। किसमें? नेशनल करेंसी मतलब रुपीज में देना पड़ेगा। तो सामने वाला बोलता है आप बिल दोगे क्या? ज्यादातर प्याज का व्यापार कैश में होता है, तो जयपुर का व्यापारी बोलता है क्या आप कैश दोगे? तो बोलता है हाँ मैं कैश दूंगा, सिर्फ गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन, अच्छी बात है डोमेस्टिक लेवल पे कम है और जीएसटी इंडिया में 0 है। हाँ तुम एक्सपोर्ट करोगे तो जीएसटी 5% अलग अलग रेट से उसके, लेकिन एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है। आया समझ में? सो पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफिक एरिया। जयपुर वाले ने नासिक वाले से इंक्वायरी किया, नासिक वाले ने बोला डोमेस्टिक नेशनल करेंसी पे पेमेंट दूंगा, उसने बोला बिल का क्या? तो नासिक के व्यापारी ने बोला गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से बिल दूंगा, जीएसटी रेट 0 होगा। तो सामने वाले ने बोला ठीक है, एक ट्रेन में एक रेक होता है, बोगी बोलते ना, तो ट्रेन में एक रेक होता है, 44 टन कांदा भेजो एक। तो वो जैसे ही ऑर्डर देता है तो ये क्या करता है नासिक का व्यापारी, लार्ज वॉल्यूम में ट्रक में लोड करता है और गुड्स भेजता है रेलवेज में। ट्रक से कहाँ भेजता है? नासिक रोड रेलवे में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है। मैंने बताया था ट्रक का 5 रुपीज केजी है और ट्रेन का 2 रुपीज 50 पैसा केजी है। एक बार रिवाइज करें। पॉइंट नंबर 1 क्या है बताओ? ज्योग्राफिकल एरिया में जयपुर वाला इंक्वायरी करता है ऑनियंस का नासिक वाले के पास। नासिक वाला क्या बोलता है? तुझे पेमेंट नेशनल करेंसी डोमेस्टिक करेंसी में करना पड़ेगा। वो बोलता है बिल का क्या? तो बोलता है गवर्नमेंट के कायदे के रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से तेरे को जीएसटी वाला बिल देंगे जो कि 0 है। फिर वो ऑर्डर देता है, तो ये क्या करता है? लार्ज वॉल्यूम ट्रक में लोड करता है, ट्रेन रेलवे स्टेशन भेजता है, क्योंकि ट्रेन में 2.5 रुपया पर किलो लगता है और ट्रक में 5 रुपया पर किलो लगता है। जैसे ही लोड करता है वो मोबाइल में फोन करता है किसको? जयपुर वाले को, कि गुड्स हमने भेज दिया है यहाँ से, कल सवेरे तक तेरे को मिल जाएगा। फिर यहाँ से ट्रेन जाती है, पहुंचती है, जैसे ही बायर काउंट करता है, उसने मांगा था 44 टन का एक रेक, सेलर ने भेज दिया है 2 रेक, बहुत ज्यादा क्वांटिटी भेज दिया है, रिस्क बढ़ गया है बायर का। तो बायर बोलता है कि अभी क्या करूं? तो बायर को एक आइडिया आता है, वो मार्केटिंग करता है, मतलब 50% डिस्काउंट ऐसे करके उसको बेच देता है और वहीं पे रेलवे स्टेशन में क्लास शुरू कर देता है किसका? बाइंग होलसेल रिटेल बोल सकते हो, ठीक है ना, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंट्री पोर्ट बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड था। और लास्ट में एग्जांपल ऑटोमेटिक पॉइंट होगा। तो एक लास्ट रिवीजन ले लें। पॉइंट नंबर 1, ज्योग्राफिकल एरिया में जयपुर वाला नासिक वाले से इंक्वायरी करता है। नासिक वाला बोलता है तुझे पेमेंट डोमेस्टिक करेंसी में देना पड़ेगा। जयपुर वाला बोलता है बिल का क्या? तो नासिक वाला बोलता है गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के हिसाब से जीएसटी बिल होगा, लेकिन जीएसटी 0 है। वो 44 टन का एक रेक का ऑर्डर दे देता है। सेलर लार्ज वॉल्यूम में गुड्स ट्रक में लोड करता है, रेलवे स्टेशन में भेजता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रेलवे में कम है, ट्रक में 5 रुपए पर किलो, ट्रेन में 2.5 रुपए पर किलो। जैसे वो ट्रेन निकल जाती है, वो फोन करता है मोबाइल, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि कल सवेरे तक तेरे को मिल जाएगा। बायर रिसीव करता है, बट रिस्क हो जाता है क्योंकि 2 रेक बेचता है एक रेक के बजाय। तो बायर सोचता है बेचू कैसे, उसको एक आइडिया आता है, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग करता है वो, और सब बिक जाता है। फिर क्लासिफिकेशन क्लास शुरू करता है होलसेल रिटेल का। और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल, एक बार लिख के निकालो, देखो कितना याद है तुमको।